क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? कुछ तो बोलिए। नाराज हैं क्या? आ जाइए क्वेश्चन पे। वो तो आए हुए हैं, वो तो हमको भी पता है। अब ये बोल रहे हैं क्वेश्चन पे आ जाइए। आइए। पहला क्वेश्चन, 1851 में कलकत्ता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या है, जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी? देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी में ही भारत की पहली राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। और भारत की जो पहली राजनीतिक संगठन है, भारत की पहली राजनीतिक संगठन है भूमि धारक समाज अर्थात लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया। और इस संगठन का उद्देश्य था बंगाल के जमींदारों के हितों की रक्षा करना। लेकिन यह संगठन बंगाल के जमींदारों के हितों की रक्षा करने में असफल हो गया। तत्पश्चात आगे चलकर 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन ने किया था, जॉर्ज थॉमसन ने किया। और इस संगठन का भी उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। तो लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कि 1838 में स्थापित हुआ, जिसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो कि 1843 में स्थापित हुआ, इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन ने किया। इन दोनों संगठनों का उद्देश्य बंगाल के जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। लेकिन ये दोनों संगठन बंगाल के जमींदारों के हितों की रक्षा करने में असफल हो गया। तत्पश्चात इन दोनों संगठन को मिलाकर लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दोनों संगठन को मिलाकर बंगाल के जमींदारों के हितों की रक्षा हेतु 1851 ईस्वी में कोलकाता में 1851 ईस्वी में कोलकाता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन यानी ब्रिटिश भारतीय संघ नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना राधाकांत देव ने किया, जो संगठन बंगाल के विशेष तौर पर कलकत्ता के जमींदारों के हितों की रक्षा करने का काम किया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश भारतीय संघ यानी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव ने किया, जो स्वयं भी बंगाल के एक बहुत बड़े जमींदार थे, जो संगठन बंगाल और विशेष तौर पर कलकत्ता के जमींदारों के हितों की सुरक्षा प्रदान करने का काम किया था। यानी आंसर हो जाएगा ए। आगे है मद्रास देशीय संघ, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई है 1852 में और इसकी स्थापना किया है श्री गजुलू चेट्टी। श्री गजुलू चेट्टी ने किया है।
बॉम्बे संघ, इसकी स्थापना भी 1852 में हुई है और इसकी स्थापना किया है दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी ने। हे लड़का, इसको बंद करो। कौन चला देता है इसको? ये पंखा खोलवा दो, बोल दो पंखा खोल देगा ये। दादा भाई नेरोजी ने। आंसर हो जाएगा ए। आगे आ जाइए। भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंध या उपबंधों में से कौन सा या से 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुआ है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं भारत का संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया और 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया तो संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जैसे अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, 392 और 393। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 अनुच्छेद अगर देखा जाए तो ये 15 के 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 80, 388, 391, 392, 393। तो अब इसमें से निर्वाचन की चर्चा की अगर बात की जाए तो निर्वाचन की चर्चा है अनुच्छेद 324 में। नागरिकता की चर्चा है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। आपात उपबंध, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 में। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर उपबंध है अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में। तो अब अगर आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे निर्वाचन वाला उपबंध 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था और नागरिकता को लेकर जो उपबंध था वह भी 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। आप लोग उधर ही बैठा कीजिए, ठीक है? उधर बहुत जगह है, देख रहे हैं, उस पर बैठ सकती है। हर बेंच पे 1-2 लड़की बैठ सकती है। आगे, इनमें से बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? देखिए, बंदी जीवन एक क्रांतिकारी की आत्मकथा है और भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उसका विवरण इसमें देखने को मिलता है। यह सचिंद्र सान्याल, इसकी रचना सचिंद्र सान्याल ने किया। सचिंद्र सान्याल ने किया है। सचिंद्र सान्याल, देखिए, ये वही सचिंद्र सान्याल है जिन्होंने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। जो क्रांतिकारी संगठन काकोरी कांड जानते हैं ना? अरे, ब्रिटिश सरकार का खजाना जो जा रहा था उसको लूट लिया गया काकोरी नामक स्टेशन पर। काकोरी कांड को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने ही दिया था। उस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिन सान्याल ने किया। उन्हीं की रचना है बंदी जीवन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजाद हिंद फौज का गठन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जापानी कैंप में रह रहे भारतीय युद्ध बंदियों में से बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती किया। हाँ। झांसी की रानी के नाम से एक महिला टुकड़ी बनाई। हाँ, दोनों सही है। आंसर हो जाएगा सी।
इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था? देखिए, एक तो बात यह है, जब देश को आजादी मिल गई तो महात्मा गांधी स्पष्ट तौर पर यह घोषणा किए कि कांग्रेस का जो उद्देश्य था, कांग्रेस अपने उद्देश्य का पूर्ति कर लिया है, इसी वजह से अब कांग्रेस को भंग कर दिया जाए। लेकिन पंडित नेहरू इसे मानने को तैयार नहीं हुए। तो फिर आगे चलकर महात्मा गांधी ने अपने निधन से 3 दिन पूर्व, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई है, उससे ठीक 3 दिन पूर्व 27 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी ने कांग्रेस के नेताओं को यह समझाया कि चलिए ठीक है, अगर आप कांग्रेस को भंग नहीं करना चाहते हैं, तो इस संगठन का नाम परिवर्तित कर दीजिए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम लोक सेवक संघ रख दीजिए। लेकिन 3 दिन पहले बोले और तीसरा दिन जो है 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या ही हो गई। अगर गांधी जी जीवित रहते तो कांग्रेस के द्वारा प्रतिस्थापित संगठन लोक सेवक संघ अभी अस्तित्व में होता, लेकिन गांधी जी इस बात की घोषणा करने के बहुत ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाए, जिस वजह से अब जो गांधी जी कह करके चले गए, अब कौन उतना ध्यान देता है? लोगों को जाने के बाद उतना ध्यान थोड़े किसी का रहता है, समझ गए? गांधी जी कह के गए हैं तो क्या हुआ, कह के गए, समझ गए? उतना ध्यान रखेगा तब तो हो गया, समझे? तो फिर कांग्रेस बना ही रहा। अगर आप मान लिया जाए, ये बात तो महात्मा गांधी कहे थे, होना चाहिए था उस समय की कांग्रेसी सदस्यों को कि कांग्रेस का नाम बदल करके लोक सेवक संघ कर देता, लेकिन कहां किया, नहीं किया। आज भी कांग्रेस अस्तित्व में है। तो यह गांधी जी का सुझाव था, महात्मा गांधी का यह सुझाव था। आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। उस लड़ाई का नाम बताइए जिसने ट्रावनकोर के राजा ने 1741 में डच को परास्त किया था। देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ट्रावनकोर के राजा के बीच, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ट्रावनकोर के राजा के बीच 1741 ईस्वी में कोलाचेल का युद्ध हुआ। और इस कोलाचेल के युद्ध की अगर हम बात करें तो इस कोलाचेल के युद्ध में ट्रावनकोर के राजा मार्तंड वर्मा, इस समय ट्रावनकोर के राजा हुआ करते थे मार्तंड वर्मा। ट्रावनकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने कोलाचेल के युद्ध में डचों को पराजित किया और डचों को केरल से बाहर कर दिया। तो केरल के क्षेत्र से जो डचों का पतन हुआ है वह कोलाचेल के युद्ध से हुआ है, जो युद्ध 1741 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ट्रावनकोर के राजा मार्तंड वर्मा के बीच हुआ है, जिसमें मार्तंड वर्मा की जीत हुई है। तो आंसर हो जाएगा कोलाचेल का युद्ध। सिंधु नदी बेसिन का विस्तार कहां तक है? देखिए, सिंधु नदी बेसिन, एक तो अगर सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंगी खम्मान हिमनद से निकलती है और यह नदी अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है और यह नदी सबसे पहले तिब्बत में बहती है। तिब्बत में बहने के बाद लद्दाख में प्रवेश करती है और लद्दाख में बहने के बाद पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बहती हुई अपना जल गिराती है अरब सागर में। तो इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वह तिब्बत, भारत का लद्दाख और पाकिस्तान। तो ये सब क्षेत्र तो सिंधु नदी बेसिन के अंतर्गत आएगा ही, और सिंधु नदी बेसिन के अंतर्गत जितनी भी सहायक नदियां हैं वो नदियां जहां बहती है वह भी नदी बेसिन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। मतलब सुनिए, समझिए, सिंधु नदी बेसिन में तिब्बत का इलाका, लद्दाख का इलाका और पाकिस्तान का इलाका तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन
सिंधु की अनेकों सहायक नदियां हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, श्योक, स्पीति, नुब्रा, ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। ये सब नदियां भी जहां बहती है वह भी सिंधु नदी बेसिन में आएगा और वह भी सिंधु नदी बेसिन में आता है। जैसे सिंधु की सहायक नदियों में झेलम की हम बात करें, जम्मू कश्मीर में बहती है, सिंधु नदी बेसिन में वह भी आएगा। सिंधु की सहायक नदियों में ब्यास की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश से होकर निकलती है, हिमाचल प्रदेश भी सिंधु नदी बेसिन में आएगा। फिर आपको सतलज पंजाब और हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वह भी सिंधु नदी बेसिन में आएगा, वह भी सिंधु नदी बेसिन में आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सिंधु नदी बेसिन में सिर्फ सिंधु नदी का क्षेत्र ही नहीं बल्कि उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र भी सिंधु नदी बेसिन में आते हैं। तो सिंधु की सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सभी नदियों को आप देख लीजिए, ये नदियां कहां कहां बहती है, तो वो सब क्षेत्र सिंधु नदी बेसिन में आ जाएगा। तो ठीक है, तो सिंधु नदी बेसिन में अगर बेसिकली देखा जाए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पाकिस्तान, तिब्बत, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो सिंधु नदी बेसिन में आता है। ये सभी के सभी क्षेत्र सिंधु नदी बेसिन में आता है। डी, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा से सदस्य नहीं होते हैं? क्या होगा उत्तर? प्राक्कलन समिति। देखिए, प्राक्कलन समिति भारतीय संसदीय परंपरा के अंतर्गत सबसे बड़ी अस्थाई संसदीय समिति है। इसमें 30 सदस्य है और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं। इस समिति में एक भी सदस्य राज्यसभा से नहीं आते। वहीं लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होता है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से। 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से। तो सिर्फ एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रकलन समिति एक ऐसा समिति है जिसमें राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है? गलत है। कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। गलत है। एकदम राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र होगा। वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और चुनाव जीतेगा तो राष्ट्रपति बनेगा, और जैसे वो राष्ट्रपति बनेगा तो केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ देगा वो, तो एकदम पात्र होता है। यही गलत है, यही इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। अब देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन जानिए आप। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में अगर आपको जानना है तो 2 अनुच्छेद को आपको पढ़ना होगा। एक अनुच्छेद 54 को पढ़ना होगा और एक अनुच्छेद 55 को पढ़ना होगा। ये 2 अनुच्छेद को अगर आप पढ़ लेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 54 हमें यह जानकारी देता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है, और अनुच्छेद 54 यह कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के अनुशासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो अनुच्छेद 54 बेसिकली यह बतलाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है। फिर अनुच्छेद 55 की हम बात करें तो अनुच्छेद 55 यह बतलाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या है, और अनुच्छेद 55 यह कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है।
तो यही है, तो बाद बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं तेलंगाना से लगती है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और तेलंगाना का गठन हुआ। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ है। तेलंगाना के उत्तर में महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ भी है। उत्तर में तेलंगाना महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। पूरब में तेलंगाना आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। दक्षिण में भी आंध्र प्रदेश के साथ, और पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक के साथ सीमा बनाता है। तो जो तेलंगाना है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। क्या होगा? 4 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु प्रकार राजस्थान के पश्चिमी उपांत की जलवायु को वर्णित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, आपको कोपेन जो है एक विद्वान है, भूगोल के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं कोपेन नामक विद्वान ने भारत में होने वाली वर्षा और भारत के अलग अलग क्षेत्रों के टेम्परेचर, कोपेन नामक विद्वान ने भारत में होने वाली वर्षा और भारत के अलग अलग क्षेत्रों के तापमान को आधार बनाते हुए भारतीय जलवायु को 8 वर्गों में बांटा है। भारतीय जलवायु को 8 वर्गों में बांटा है। तो कोपेन ने जब भारतीय जलवायु का वर्गीकरण 8 वर्गों में किया, तो उन्होंने अंग्रेजी के कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को आधार बनाते हुए जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जलवायु को सांकेतिक तौर पर दर्शाने का उन्होंने काम किया है। अगर भारत में देखा जाए तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के पूर्वी भाग में अलग प्रकार की जलवायु, पश्चिमी भाग में अलग प्रकार की जलवायु और मध्य भाग में अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर राजस्थान की आप बात करेंगे तो राजस्थान के पूर्वी भाग में CWG प्रकार का जलवायु पाया जाता है। CWG मतलब लघु शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार का जलवायु। CWG का मतलब होता है लघु शुष्क शीत ऋतु वाला जलवायु। लघु शुष्क शीत ऋतु वाला जलवायु, लघु शुष्क शीत ऋतु वाला जलवायु, लघु शुष्क शीत ऋतु वाला जलवायु इसका मतलब होता है। और भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत के अधिकतर क्षेत्रों में इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर भूभाग, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो हम आपको घेरे हैं। ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर आप बिहार की भी बात करेंगे तो बिहार में भी CWG प्रकार की ही जलवायु पाई जाती है, मतलब लघु शुष्क शीत ऋतु वाला जलवायु पाई जाती है। कोपेन ने लघु शुष्क शीत ऋतु वाला जलवायु को ही CWG से इंगित किया है। लघु शुष्क शीत ऋतु वाला जलवायु को ही कोपेन ने CWG से इंगित किया है। लेकिन राजस्थान के पूर्वी भाग में यह जलवायु पाई जाती है, जबकि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है? क्वेश्चन के डिमांड की अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान के पश्चिमी उपांत मतलब पश्चिमी भाग, और राजस्थान के पश्चिमी भाग की अगर आप बात करेंगे
तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या है, थोड़ा बताइए ना। राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या है? मरुस्थल ना है, हो मरुस्थल है ना, मरुस्थल है राजस्थान के पश्चिमी भाग में। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल है, जिसे हम लोग थार रेगिस्तान कहते हैं या थार मरुस्थल कहते हैं। थार रेगिस्तान या थार मरुस्थल कहते हैं, मतलब अनउपजाऊ भूभाग है। और मरुस्थल जो है, थार रेगिस्तान जो है गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। मतलब राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, यहां पर कोपेन ने बतलाया है BWHW प्रकार का जलवायु पाया जाता है। यानी कोपेन यह कह रहा है कि यहां पर गर्म मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है, गर्म मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है, गर्म मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है। और गर्म मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु को ही कोपेन ने BWHW से इंगित किया है। B कैपिटल, W कैपिटल, H स्मॉल, W स्मॉल, BWHW प्रकार का जलवायु है। मतलब गर्म मरुस्थलीय जलवायु को ही कोपेन ने BWHW से इंगित किया है। गर्म मरुस्थलीय जलवायु को ही कोपेन ने BWHW से इंगित किया है, BWHW से इंगित किया है। फिर आप मध्य भाग में आएंगे तो BSHW प्रकार की जलवायु राजस्थान के मध्य भाग में पाई जाती है। तो राजस्थान के पूर्वी भाग में CWG प्रकार की जलवायु, CWG मतलब लघु शुष्क शीत ऋतु वाला जलवायु। और पश्चिमी भाग में BWHW प्रकार की जलवायु मतलब गर्म मरुस्थलीय जलवायु। और मध्य भाग में BSHW प्रकार की जलवायु मतलब शुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, शुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। BSHW का मतलब यही होता है, समझ गए। और फिर अगर आप प्रायद्वीपीय भारत में आएंगे, मतलब दक्षिण भारत में आएंगे, तो दक्षिण भारत में जो है आपको AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दक्षिण भारत में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और AW का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय समाना प्रकार की जलवायु। AW का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय समाना प्रकार की जलवायु, उष्ण कटिबंधीय समाना प्रकार की जलवायु, समझ गए। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा C, BWHW प्रकार की जलवायु। कुछ समझे हैं हो, समझ गए हैं ना। चलिए ठीक है। बरमूडा द्वीप कहां अवस्थित है? बरमूडा द्वीप ना, कहां है जी बरमूडा द्वीप? देखिएगा यहां है बरमूडा द्वीप, यहां है बरमूडा द्वीप। और बरमूडा द्वीप पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है, यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है, यूके का अधिकार है, मतलब ब्रिटेन का अधिकार है, ब्रिटेन का अधिकार है। और ब्रिटेन के सबसे प्राचीन द्वीपों में से एक है बरमूडा, ब्रिटेन के सबसे प्राचीन द्वीपों में से एक है बरमूडा। और यह जो जलीय भाग है, यह जो महासागरीय भाग है, यह है अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर के अंतर्गत भी यह देखा जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, और नीचे आइएगा तो साउथ अटलांटिक ओशियन है। विशेष तौर पर जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर जाइएगा तो उत्तरी अटलांटिक, नीचे आइएगा साउथ अटलांटिक। तो इससे ऊपर है तो नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है यूएसए के पूर्वी भाग में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में यूएसए के पूर्वी भाग में जो है बरमूडा द्वीप है, जिस पर यूके यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का अधिकार है। यहां है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का इस द्वीप पर अधिकार है। भले बरमूडा भौगोलिक तौर पर अमेरिका के नजदीक हो, भौगोलिक तौर पर अमेरिका के नजदीक हो, लेकिन इस पर अधिकार है ग्रेट ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम का, समझ गए। तो आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। आगे, हम्पी के भग्नावशेष को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया? देखिए, हम्पी कर्नाटक में है, और कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य का शासन था। विजयनगर साम्राज्य के शासन के समाप्ति के पश्चात
विजयनगर साम्राज्य के शासन के समाप्ति के पश्चात जो है कर्नाटक पर वडियार वंश का शासन रहा, लेकिन आगे चलकर कर्नाटक को अंग्रेजी कंपनी ने ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया। अंग्रेजों ने ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया और हम्पी का उत्खनन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया और उसके अवशेषों को लेकर अध्ययन किया गया और पहले वहां क्या था क्या नहीं था, इन चीजों की इन बातों से लोगों को अवगत करवाया गया और हम्पी का उत्खनन कार्य जो हुआ था मैकेंजी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने ही हम्पी का उत्खनन करके हम्पी को प्रकाश में लाने का काम किया था। आइसोहेलिन किनको जोड़ने वाली रेखाएं? समान लवणता, समान लवणता, समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को ही आइसोहेलाइन कहा जाता है। समान ताप, एक समान तापमान वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोथर्म। आइसोथर्म। समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोबार। आइसोबार। समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोहाइट्स। आइसोहाइट्स। किसका चाबी गिरा है जी? लिंग का चाबी है। किसका चाबी है जी? बेचारा को ताला तोड़ना होगा। तोड़ोगे बेच का? ताला तोड़ना पड़ेगा आज रूम का। तोड़ दिया होगा, हाँ तोड़ दिया होगा। अब आदमी में उतना अथी थोड़े है, धैर्य थोड़े है। टिकटोकिया हो गया आदमी, 5 सेकंड में सब मजा, समझे। आगे, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाए? बैरोमीटर ना। और दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर। एमीटर से क्या मापा जाए? विद्युत धारा। विद्युत धारा वो हम भी नहीं जानते हैं तो काहे बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा या से सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, गौर कीजिएगा। सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? सोशल सर्विस लीग की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है, गलत है। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 ईस्वी में एनएम जोशी, नारायण मल्हार जोशी ने किया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 ईस्वी में एनएम जोशी, नारायण मल्हार जोशी ने किया था। एनएम जोशी ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एनएम जोशी नहीं, गलत है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन एमजी राणा डे, सही है, सही है। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एमजी राणा डे ने किया था। 1887 ईस्वी में एमजी राणा डे ने किया था। और सुनिए हीरो सब, देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन था, तो कांग्रेस भारत की आम जनता को उसका राजनीतिक अधिकार दिला रहा था। तो कांग्रेस ने ही यह सोचा कि कांग्रेस के भीतर ही एक ऐसा संगठन हो जो देश के लोगों को सामाजिक अधिकार दिलाए। तो भारत के लोगों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए ही और समाज में जो तमाम प्रकार की कुरीतियां और बुराइयां फैली हुई थी उसको दूर करने के लिए कांग्रेस के भीतर ही 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना एमजी राणा डे के द्वारा की गई। मतलब अगर आप इसको टेक्निकली नहीं समझे हैं तो मतलब जैसे देखिए, ब्रह्म समाज क्या किया? ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें तो भारतीय समाज में फैली कुप्रथा सती प्रथा का अंत करने को लेकर काम किया। फिर आपको अन्य कई सारे संगठन हैं जो भारतीय समाज में फैली कुरीतियां या बुराइयों को लेकर काम किया।
तो उसी प्रकार से कांग्रेस यह चाहता था कि ठीक है, भारत के लोगों को तो राजनीतिक अधिकार हम दिलाएंगे, लेकिन भारतीय समाज में जो तमाम प्रकार की बुराइयां फैली हुई है उसको दूर करने के लिए भी एक संगठन होनी चाहिए कांग्रेस के भीतर। तो भारतीय समाज में फैली तमाम प्रकार की कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने के लिए कांग्रेस के भीतर जो एक संगठन की स्थापना की गई वही भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन कहलाता है, जो 1887 में एम जी राणा डे के द्वारा स्थापित किया गया। अब तो समझ ही गए होंगे, समझ गए ना? तो लेकिन देखिए कौन से सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन कौन गलत है। आंसर होगा एक और, बात समझ रहे हैं हो? सी होगा ना उत्तर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत के 5वें वायसराय थे, सही है या गलत? गलत है। देखिए भारत के प्रथम वायसराय, एक तो देखिए आप सब लोग जानते हैं 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर किया गया भारत का वायसराय, और भारत का प्रथम वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बाद भारत का द्वितीय वायसराय कौन बना? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम के बाद भारत का तृतीय वायसराय कौन बना? सर जॉन लॉरेंस। और उसके बाद भारत का चौथा वायसराय बना लॉर्ड मेयो, और लॉर्ड मेयो के बाद बना लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो भारत का 5वां वायसराय बना। तो भारत का चौथा नहीं बल्कि भारत का 5वां नहीं बल्कि भारत का चौथा, भारत का चौथा वायसराय बना था लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो का कालखंड अगर देखा जाए तो लॉर्ड मेयो का कालखंड था 1869 से 1872। लॉर्ड मेयो का कालखंड था 1869 से 1872, 1869 से 1872। लॉर्ड मेयो के समय कई सारी घटनाएं घटित हुई है। लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना हुआ 1872 में। लॉर्ड मेयो ने राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया, जिस कॉलेज में भारत के राजा महाराजा के संतान पढ़ाई करते। इसके बाद लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग का गठन किया। इसके बाद लॉर्ड मेयो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पोर्ट ब्लेयर में एक जेल था, उसका नाम था सेलुलर जेल। सेलुलर जेल की यात्रा पर गए हुए थे लॉर्ड मेयो, और कहा जाता है उसी क्रम में, जेल यात्रा के क्रम में ही शाम के टाइम में झलफल का समय था, और उस अंधेरा का फायदा शेर अली अफरीदी नामक अफगानी ने उठाया, और शाम के समय का फायदा उठाते हुए शेर अली अफरीदी नामक अफगानी मूल के कैदी ने चाकू मारकर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया। और संभवतः भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय लॉर्ड मेयो हुए जो पद पर रहते हुए मारे गए, जो पद पर रहते हुए मारे गए, जो पद पर रहते हुए मारे गए। 5वें नहीं बल्कि चौथे। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई है, हाँ, 1872 में। इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, और इन्हें डबलिन में दफनाया गया। हाँ, मृत्यु तो यहां हुआ लेकिन ले जाया गया, डबलिन में दफना दिया गया। लॉर्ड मेयो 1873 से 76 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे, नहीं, 1869 से 1872। कौन सा कथन सही है? 2 और आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है? कंपनी को चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार की अनुमति दी गई, 1833 का प्रावधान है, यह 1813 का न है हो। कंपनी को चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर 10 वर्षों के लिए एकाधिकार की अनुमति दी गई, यह भी गलत है। कंपनी के चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया, हाँ, यह सही है।
तो केवल निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, मानबुकर साहित्य के क्षेत्र में, ग्रेमी संगीत के क्षेत्र में, एमी अवार्ड टेलीविजन के क्षेत्र में। 1 2 4 3। निम्नलिखित राज्यों के गठन का सही क्रम क्या है? हरियाणा, आप सब लोग जानते हैं। पंजाब का विभाजन हुआ, पंजाब का 2 बार विभाजन हुआ। पहली बार पंजाब का विभाजन 1966 में। जब पहली बार पंजाब का विभाजन 1966 में हुआ तो हरियाणा बना 1966 में, और दूसरी बार पंजाब का विभाजन 1971 में हुआ, और जब दूसरी बार पंजाब का विभाजन 1971 में हुआ तो हिमाचल प्रदेश बना। फिर सिक्किम का गठन, सिक्किम का गठन अगर देखा जाए तो 1975 में हुआ है, और सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। नागालैंड का गठन, नागालैंड का गठन अगर देखा जाए तो 1963 में हुआ है, यह भारत का 16वां राज्य बना है। मेघालय की अगर हम बात करें तो इसका गठन 1972 में हुआ है। तो सबसे पहले किसका गठन हुआ, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका? तो सबसे पहले नागालैंड ना, फिर उसके बाद 3 1 4 2 होगा। देखना जी, बोलना बोर्ड नहीं काम कर रहा है जी, कि मार्कर नहीं काम कर रहा है? कुछ मार्कर नया है। ओ, हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत थोड़े होता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। होम रूल लीग आंदोलन, आप सब लोग जानते हैं। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग आंदोलन हुआ। भारत को स्वराज्य दिलाना इस आंदोलन का लक्ष्य था, लेकिन यह आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गया। सूरत विभाजन 1907 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने को लेकर कांग्रेस 2 भागों में, गरम दल और नरम दल में, 1907 में सूरत में हो रहे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में बट गया, जिसे इतिहास में सूरत विभाजन कहा जाता है, जो कांग्रेस में पहली फूट मानी जाती है। खेड़ा सत्याग्रह 1918, महात्मा गांधी के नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा में सत्याग्रह का आयोजन हुआ, जिसे खेड़ा सत्याग्रह कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार 1909। 2 4 1 3। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? झील और संबंधित राज्य, सरसई नाबर झील उत्तर प्रदेश सही है, डल झील जम्मू कश्मीर सही है, पिछोला झील राजस्थान सही है। रूपकुंड झील हिमाचल प्रदेश नहीं, रूपकुंड झील हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि रूपकुंड झील है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली जिला में है। और इस झील के विषय में कहा जाता है मानव कंकाल, 500 से अधिक मानव कंकाल की प्राप्ति इस झील से हुई है, जिसको लेकर के यह झील जो है आपको प्रसिद्ध है। डी आंसर हो जाएगा, डी। निम्नलिखित नदियों को उनके उद्गम स्थल से सुमेलित कीजिए। कौन नदी कहां से निकलती है? यमुना नदी। आप सब लोग जानते हैं यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपूछ के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और आगे बहती हुई उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के समीप गंगा से मिलती है। तो यमुनोत्री हिमानी, यमुनोत्री। कृष्णा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, आगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। नासिक। महानदी छत्तीसगढ़ के सिंघावा पर्वत श्रेणी से निकलती है,
छत्तीसगढ़ में बहने के बाद ओडिशा में प्रवेश करती है और ओडिशा के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। 4 3 2 1। गौर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा या से आश्रम भारत में, इस क्वेश्चन का कीवर्ड है भारत में, भारत में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। साबरमती आश्रम, हां, साबरमती आश्रम 1916 में गुजरात के अहमदाबाद में महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था। कोचरब आश्रम, हां, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कोचरब आश्रम ही है। कोचरब आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा 1915 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था, अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। सेवाग्राम आश्रम, यह महाराष्ट्र के वर्धा में 1936 में स्थापित किया गया था। टॉलस्टॉय फार्म, यह भी महात्मा गांधी ने स्थापित किया था, लेकिन यह 1910 में दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया था, साउथ अफ्रीका में स्थापित किया था। यह भारत में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में स्थापित किया था। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा 1 2 और 3, सी उत्तर होगा। समझे? निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित है? विश्व मानवाधिकार दिवस 24 जनवरी नहीं, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर सही है। राष्ट्रीय डाक दिवस 9 अक्टूबर नहीं, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 5 सितंबर नहीं, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर हम लोग बात करें तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इसमें बताइए कौन सा सही सुमेलित है? केवल 2, केवल 2। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चुनाव आयोग, अनुच्छेद 324, 324 यह कहता है भारत का एक चुनाव आयोग होगा जो भारत में चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए। वित्त आयोग की चर्चा है अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग एक संवैधानिक संगठन है जिसका सबसे प्रमुख काम है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 338। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 148। क्या होगा? 1। कौन सा या से सही सुमेलित है? लोक संगीत भवैया पश्चिम बंगाल सही है, ढोला मारू राजस्थान सही है, कजरी उत्तर प्रदेश सही है, सब सही है। आप घड़ियालों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं, कौन सी जगह इनको देखने के लिए सबसे अच्छी है? चंबल नदी क्षेत्र, चंबल नदी घाटी में। दीपोर बिल झील असम में है। पुलिकट झील का विस्तार 2 राज्य में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और यह एक प्रकार का लेगुन झील है। भीतरकनिका मैनग्रोव ये ओडिशा में है। और चंबल नदी क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान में देखने को मिलेगा, और उत्तर प्रदेश में भी चंबल नदी घाटी क्षेत्र में जो है घड़ियाल देखने को आपको मिलेगा। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या से सही सुमेलित है? वेल्लन वेगई गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि, हां। ब्रह्मदेव भूमि ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, हां। सालभोग विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, हां। पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि, हां। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख बन जाता है, हां। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, सर्वप्रथम पंजाब में लागू हुआ था, पंजाब।
राष्ट्रपति की अनुमति से राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता नहीं। देखिए होता क्या है, अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित या लागू किए गए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिक से अधिक 1 माह तक लागू रहता है। 1 माह के भीतर संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा को उसे स्वीकृति देना होता है। अगर 1 माह के भीतर संसद स्वीकृति दे दिया तो वह आगे 6 माह तक लागू रहेगा। और अगर प्रत्येक 6 माह पर संसद स्वीकृति देते रहता है, अगर प्रत्येक 6 माह पर संसद स्वीकृति देते रहता है, तब यह अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रह सकता है। तो राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं बल्कि संसद की अनुमति से, तो राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं बल्कि संसद की अनुमति से राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। समझ गए? तो कौन सा सही है? केवल 1। उन्नीस 1946 में गठित भारत की अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही? भारत की अंतरिम सरकार का गठन जून 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया? नहीं। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित किया गया। यह भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसा मंत्रिमंडल था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने केंद्र में सत्ता साझा की। हां, अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को, तो शुरू में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं था, लेकिन अक्टूबर 1946 जाते जाते मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार का हिस्सा बन गया और मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। 5 सदस्य अंतरिम सरकार में जो है आपको शामिल हुए थे। तो अंतरिम सरकार एक ऐसा मंत्रिमंडल था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्य थे और दोनों साझा तौर पर सत्ता कायम किया था और देश में शासन करने का काम जो है कुछ समय तक किया था। यह बात एकदम सही है। इस अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद के पास था। हां, अंतरिम मंत्रिमंडल में भी कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद के पास था और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद के पास था। तो सही है ये भी। कौन सा सही है? 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उसके संबंध क्षेत्र से सही सुमेलित है? जनजाति और क्षेत्र। पिग्मी कांगो बेसिन सही है। मसाई केनिया सही है। बुशमैन अटाकामा रेगिस्तान नहीं। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल। बुशमैन नामक जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल जो कि अफ्रीका महादेश के दक्षिण में है। तो कौन कौन सा सही है? 1 और 2। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई है और इस कंपनी की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों ने मिलकर किया है। आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? आइएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त सही या गलत? अस्थाई बंदोबस्त क्या है जानते हैं ना? अस्थाई बंदोबस्त को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग परमानेंट सेटलमेंट। बंगाल के क्षेत्र में कर की वसूली को लेकर अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई उसी को कहा जाता है अस्थाई बंदोबस्त, जो कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किए गए थे। सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, हां सही तो है। लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में सहायक संधि प्रणाली को अपनाया जिसके तहत उन्होंने भारत में ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य का विस्तार भी किया है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, गलत है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 1803 से 1805 और इस समय हुआ करते थे लॉर्ड वेलेजली। क्योंकि लॉर्ड वेलेजली की अगर हम बात करें तो इनका कालखंड है
1798 से 1805। लॉर्ड वेलेजली के समय में ही 1803 से 1805 के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो इनका कालखंड है 1813 से 1823। इनके समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि इनके समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की हम बात करें तो आप सब लोग जानते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819। तो ये गलत है। लॉर्ड बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन, हाँ, लॉर्ड बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में 17वां रेगुलेशन आया था, जिसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का बंगाल के क्षेत्र से अंत किया। सती प्रथा का बंगाल के क्षेत्र से अंत किया। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं को हटा दीजिए, नहीं को हटा दीजिए, तब इसका आंसर मिल जाएगा। नहीं को हटा दीजिए। कौन सा सही सुमेलित है? नहीं को हटा दीजिए। कौन सा सही सुमेलित है? 1, 2 और 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी समझे हो? कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? अंबुर की लड़ाई 3 अगस्त 1749, हाँ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान होने वाला सबसे महत्वपूर्ण युद्ध अंबुर का युद्ध है, जो 1749 में हुआ था, जिस वजह से द्वितीय कर्नाटक युद्ध को अंबुर का युद्ध भी कहा जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 नहीं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। 1780 से 84 के दौरान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। वाडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760, सही है। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529, सही है। घाघरा का युद्ध अगर देखा जाए तो घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। यह युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध माना जाता है, जिसमें बाबर की जीत हुई। वाडीवास का युद्ध फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई, ब्रिटिशों की जीत हुई। इस युद्ध से फ्रांसीसियों का पतन हुआ है। केवल 2। कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सही या गलत? एकदम सही है। आप सब लोग जानते हैं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में है। सबसे पूर्वी बिंदु है किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। तो सही है 1 नंबर। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर, हाँ। देखिए, यह भारत की समुद्री सीमा है। अगर सिर्फ इतना को लीजिएगा तो 6100 किलोमीटर, लेकिन अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल कर लीजिएगा तो 7516.5 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, समझ गए? तो यह भी सही है। पाक जलडमरू मध्य भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, नहीं। पाक जलडमरू मध्य भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं, बल्कि भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। केवल 3 असत्य को चुनना है, केवल 3 असत्य यही है। पाक जलडमरू मध्य भारत और पाकिस्तान नहीं, बल्कि भारत और श्रीलंका के बीच है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, 1929 ईस्वी में जो कांग्रेस का लाहौर में वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इस वार्षिक अधिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो आप सब लोग जानते हैं कि इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। मतलब कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि अब हमें अंग्रेजों से आजादी लेनी है, उससे कम कुछ नहीं। और पंडित नेहरू ने यह भी घोषणा किया कि जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद कांग्रेस के इस अधिवेशन में ही
यह भी प्रस्ताव पारित हुआ कि भारत को आजाद करवाने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा, और फिर आगे वर्ष 1930 ईस्वी से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए भी गए। ये सब 1929 के लाहौर अधिवेशन के महत्वपूर्ण प्रावधान थे। तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, हां, जिसे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहा गया, सही है। इस सत्र में उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच की दरार को सुलझा लिया गया, नहीं। उग्रवादी और नरमपंथियों के बीच की दरार को सुलझाने का काम 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किया गया था, ना कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इस सत्र में द्विराष्ट्र सिद्धांत को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था, नहीं। इस समय तक दो राष्ट्र का सिद्धांत आया ही नहीं था। इस समय तक 1929 ईस्वी तक दो राष्ट्र का सिद्धांत आया ही नहीं था। दो राष्ट्र का सिद्धांत 1930 में मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में दिया। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। तो 1929 तक दो राष्ट्र का कोई बात ही नहीं था, तो ये तो होगा नहीं, केवल एक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूनी नदी कच्छ के रन में गिरती है, हाँ, लुप्त हो जाती है कच्छ के रन में, कच्छ के रन में लुप्त हो जाती है। लूनी नदी राजस्थान में बहती है, लबन नदी कहते, इस नदी का जल नमकीन होता है। लूनी नदी राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रन में जाकर के लुप्त हो जाती है, सही है। पंचगंगा, दूधगंगा नर्मदा नदी की सहायक नदी है, नहीं, नर्मदा की सहायक नदी नहीं है ये सब जो है कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना, मालप्रभा, घाट प्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। नर्मदा नदी बल्कि कृष्णा की सहायक नदी है। नर्मदा की सहायक नदी की अगर आप बात करेंगे तो औरसंग, तबा, बंजर, शेर, हिरन, ये सब नर्मदा की सहायक नदी है। पंचगंगा, दूधगंगा, ये सब जो है कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा। सोन और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से होती है, हाँ। सोन और नर्मदा की अगर आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है, यहीं से सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने के बाद जो है अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है और गुजरात में खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और सोन नदी जो है आपको पूरब की ओर बहती है और फिर बिहार में पटना में दानापुर के समीप आकर गंगा से सोन नदी मिल जाती है। तो दोनों अमरकंटक श्रृंखला से निकलती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत धारा में बहती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत धारा में बहती है, लेकिन बहती है, ये बात सही है, सही है। 1 और 3। धारवाड़ चट्टान की प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मूलतः आग्नेय चट्टान है, नहीं। यह चट्टानें प्री कैम्ब्रियन काल की है, हाँ। यह लौह और मैंगनीज अयस्कों से समृद्ध है, हाँ। 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा या से सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? काव्य मीमांसा की रचना राजशेखर ने किया है, हाँ। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, हाँ। तुजू के जहांगीर, हाँ। इकबाल नामा ए जहांगीरी नूर जहां, नहीं। इकबाल नामा ए जहांगीरी की रचना किया है मोतबिंद खां ने, मोतबिंद खां ने। यही सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा केवल 4, बाद बाकी सब सही है। विक्टोरिया झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए विक्टोरिया झील, विश्व का मानचित्र था कहीं पे, कहीं ना, चलिए ना, हाँ। देखिए विक्टोरिया झील अफ्रीका महादेश है, यह अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका महादेश
अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील आपको यहां है, विक्टोरिया झील यहां है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील है, और इससे होकर यह जो लाइन खींच रहे हैं यह विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा है। यह विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है, और जो विषुवत रेखा है वह विक्टोरिया झील के उत्तर में है, अर्थात तो ऊपर में है। विक्टोरिया झील के उत्तर में विषुवत रेखा है, और विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है विषुवत रेखा। ऊपर में है या गुजरती है, दोनों बात आप मान सकते हैं। और विक्टोरिया झील अफ्रीका महादेश के 3 देश युगांडा, तंजानिया, केनिया, युगांडा, तंजानिया, केनिया के बीच सीमा बनाता है। इथियोपिया के साथ सीमा नहीं बनाता है। इथियोपिया विक्टोरिया झील से काफी ऊपर है, इथियोपिया यहां है, इथियोपिया के साथ सीमा नहीं बनाता है। सिर्फ 3 देश, केनिया, युगांडा, तंजानिया, केनिया, युगांडा, तंजानिया। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील, जिससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा उसके ऊपर से होकर गुजरती है, और यह 3 देश केनिया, युगांडा, तंजानिया के बीच सीमा बनाती है। और इसी विक्टोरिया झील से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी विक्टोरिया झील से निकलती है, और अपने उद्गम से उत्तर की ओर बहती हुई भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, हां। विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है, हां। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा, केनिया और इथियोपिया की सीमा पर अवस्थित है, नहीं, इथियोपिया नहीं, केनिया, युगांडा और तंजानिया। 1 और 2। निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देखिए, कोई भी मानचित्र अगर लेते हैं तो उसका ऊपरी भाग क्या होता है? उत्तर। तो ऊपर है उत्तर और नीचे है दक्षिण। तो अरुणाचल प्रदेश, और कौन कौन राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश ये है सबसे उत्तर में। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड यहां है, नागालैंड। नागालैंड के बाद क्या है? मणिपुर। मणिपुर के बाद क्या है? मिजोरम। ही तो ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, सबसे दक्षिण में मिजोरम। समझ गए? मिजोरम के उत्तर में मणिपुर, मणिपुर के उत्तर में नागालैंड, नागालैंड के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, यानी सबसे उत्तर में। सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में नागालैंड, नागालैंड के दक्षिण में मणिपुर, मणिपुर के दक्षिण में मिजोरम, सबसे दक्षिण में मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 1 2 3 4, यही ना होगा? सी ना? अलाई दरवाजा किसके परिसर में स्थित है? देखिए, अलाई दरवाजा दिल्ली में है। यह बनाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार का जो दरवाजा है ना, कुतुब मीनार का जो गेट है वही अलाई दरवाजा कहलाता है। कुतुब मीनार के गेट को ही हम लोग अलाई दरवाजा कहते हैं, जो कि दिल्ली में है, जो कि आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। जमियत खाना मस्जिद दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। सीरी का किला दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से साझा करती है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आंसर होगा सिक्किम। अगर आप मानचित्र पर आएंगे और सिक्किम को देखेंगे तो यह सिक्किम की सीमा है। सिक्किम के उत्तर में चीन है, पूरब में भूटान है और पश्चिम में नेपाल है। तो सिक्किम ही चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा बनाते। सिक्किम ही नेपाल, भूटान और चीन के बीच सीमा बनाती है। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। घटना और वर्ष। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या।
बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या शिवाजी ने किया था और शिवाजी ने यह हत्या 1659 में किया। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर हमला, यह हमला 1663 ईस्वी में शिवाजी ने किया था। सूरत की पहली लूट, सूरत को शिवाजी ने पहली बार लूटा था 1664 और दूसरी बार लूटा 1670। 1 2 4 3। निम्नलिखित में कौन सा या से सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है, जो गलत होगा वही इसका उत्तर होगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, हाँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। हेमिस कर्नाटक नहीं, हेमिस है लद्दाख में और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर सही। दर्राह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा नहीं, दर्राह राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। और कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है, तो गलत है 2 और 4, यानी उत्तर हो जाएगा ए नंबर 2 और 4। ऐहोल शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, नहीं। देखिए ऐहोल शिलालेख, ऐहोल शिलालेख की अगर आप बात करेंगे तो चालुक्य वंश के सबसे महान शासक हुए पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था रविकृति, दरबारी कवि था रविकृति। रविकृति ने ही ऐहोल शिलालेख को संस्कृत भाषा में लिखा और संस्कृत भाषा में लिखते हुए उन्होंने कन्नड़ लिपि का प्रयोग किया था। कन्नड़ लिपि का प्रयोग किया था, कन्नड़ लिपि। तो जो ऐहोल शिलालेख है उसमें ब्राह्मी लिपि नहीं बल्कि कन्नड़ लिपि का प्रयोग किया गया है। और ऐहोल शिलालेख मुख्य तौर पर पुलकेशिन द्वितीय के विजय अभियान के विषय में बतलाता है। पुलकेशिन द्वितीय का कृति गाथा गाता है ऐहोल शिलालेख, और ऐहोल शिलालेख ही हमें यह बतलाता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसकी भी जानकारी ऐहोल शिलालेख ही हमें देता है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है, हाँ रविकृति ने लिखा था, हाँ 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में शामिल थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के सबसे महान शासक हुए और इनके दरबार में 9 महान विद्वान रहता था। और जो इनके दरबार में 9 महान विद्वान रहता था उसको याद रखने का ट्रिक है, आकाश पर विविध क्षण बिताए। देखिए अ से अमर सिंह, क से कालिदास, कालिदास, स से शंकु, पर से घटक पर, घटक पर, वो से वेताल भट्ट, बेताल भट्ट। दूसरा वो से वररुचि, वररुचि। ध से धनवंतरी, ध से धनवंतरी। छन से छपनक, छपनक। और व से वराह मिहिर, वराह मिहिर। देखिए गिन लीजिए, अमर सिंह 1, कालिदास 2, शंकु 3, घटक पर 4, बेताल भट्ट 5, वररुचि 6, धनवंतरी 7, छपनक 8, वराह मिहिर 9। यही 9 महान विद्वान जो है आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा के नवरत्न थे। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे वे उज्जैन दरबार में रहा करते थे, जो उज्जैन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की द्वितीय राजधानी हुआ करती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 5, 1 2 3 और 5।
चलिए आइए आगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। संस्था और स्थापना वर्ष। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 1982 में स्थापित हुआ है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 1988 में। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक 1990 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 में। याद रख लीजिएगा। 2 4 1 3, 2 4 1 3। आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें गुप्त काल में लिखी गई थी? न्याय अवतार, इसकी रचना जैन विद्वान सिद्धसेन ने किया है। यह गुप्तकालीन पुस्तक है। मुद्रा राक्षस, इसकी रचना विशाख दत्त ने किया है। यह भी गुप्तकालीन रचना है। मेघदूतम, कालिदास ने इसकी रचना किया है। यह भी गुप्तकालीन रचना है। नेस्धय चरित, इसकी रचना कवि हर्ष ने किया है। यह गुप्तकालीन नहीं है, बल्कि यह राजपूत कालीन रचना है। राजपूत काल में इसकी रचना हुई थी, राजपूत काल में। तो 4 को छोड़ करके बाद बाकी जो 1 2 3 है ये सब गुप्तकालीन है। 4 नंबर जो है नेस्धय चरित, जिसकी रचना कवि हर्ष ने किया है, ये राजपूत कालीन रचना है। बाद बाकी 1 2 3 गुप्तकालीन रचना है। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का। मिलते हैं अगले क्लास में। लड़का लोग इधर से निकल जाइए, लड़की लोग इधर से निकलिए। कल से उधरे बैठना है आप लोग को, ठीक है।